Hello dear students, welcome again. This lecture is continuation of our ongoing topic electrostatics, that is electric charges and electric fields. In the previous class we have studied about electric charges, its properties and Coulomb's law and the various cases of Coulomb's law. In this lecture we are going to discuss about the vector representation of Coulomb's law, the superposition principle and the continuous charge distribution. So let's start our discussion with the vector representation of Coulomb's law. In the previous class, as I had already told you that Coulomb's law says that the force between any two charge is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them. And since force is a vector quantity, I want to express it in vector form. And this vector form is not very difficult because this is similar to the cases that we have already discussed in the previous class. So for an instance, let us consider two charges. These are two charges, q1 and q2. In the previous class I had considered two charges in a single line, that means in one dimensional, but here I am considering these two charges placed in a plane, यानी कि यहाँ पे चार्जेस जो हैं कहाँ पे रखे हुए हैं, प्लेन में रखे हैं. प्लेन कैन बी xy, yz और zx, दैट मीन्स इट इज़ अ टू डायमेंशनल फिगर. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा है q1 जिसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज़ r1. डू रिमेंबर कि यहाँ पे अब q1 का पोजीशन क्या है, r1 है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एंड जो दूसरा चार्ज है q2 उसका पोजीशन है r2 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. आपने 11th क्लास में पढ़ा है दैट पोजीशन वेक्टर अगर आपको पता करना है, इफ़ दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, एंड आपको अगर बोला जाता है कि फाइंड आर ए बी, तो व्हाट यू एक्चुअली डू इज़, दिस इज़ पोजीशन, दिस पोजीशन इज़ आर ए सपोज, दिस पोजीशन इज़ आर बी सपोज. तो द पोजीशन वेक्टर आर ए बी इज़ आर बी माइनस आर ए. ये चीज़ें आपको पहले से पता है, तो यहाँ पे मैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और ये सिचुएशन भी आपको बहुत पहले से पता ही है कि दो चार्जेस हैं एंड वी आर कंसिडरिंग दैट द साइन ऑफ दीज टू चार्जेस आर सेम, यानी कि इनका प्रोडक्ट क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. तो सेकंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा F21, और फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकंड चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो होगा F12. और F21 का डायरेक्शन कहाँ है, F21 का डायरेक्शन है R12 जो मैंने यहाँ पे बनाया है, जो मैंने पिछले क्लास में भी बताया है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं दूंगा. F21 का डायरेक्शन इज़ R12 एंड F12 का डायरेक्शन, F12 का डायरेक्शन इज़ R21, एंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ charge q1 and q2 are r1 and r2. This is already understood from this figure. So how the force between these two charges can be represented in vector form. So the position vector is r12 and r21. The force, the direction of force F21 is in the direction of r12 and the direction of force F12 is in the direction of r21. Since these two are r12 and r21 are position vectors, and position vectors को हम कैसे लिखते हैं सबको पता है, that if r cap is position vector then it is equals to position vector vector r divided by the magnitude of vector r. हम इस तरह से लिखते हैं. तो अगर ये r12 है तो ये क्या हो जाएगा, r12 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r12. तो इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके वी कैन राइट F12 एंड F21. तो F21 क्या हो जाएगा, F21 देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, R12 की जगह मैंने लिखा है पोजीशन वेक्टर R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12. तो दिस एक्सप्रेशन विल गिव यू दिस रिलेशन. यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में R12 का स्क्वायर पहले से एक और R12 आ गया, तो इट बिकम्स R12 क्यूब, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या लगा है, वेक्टर R12. तो ये तो हो गया एक्सप्रेशन किसका, F21 का. F21 का एक्सप्रेशन अब कैसा हो जाएगा, और अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब इन द डायरेक्शन ऑफ R12. अब R12 जैसे मैंने अभी आपको बोला था आर ए बी अगर होगा तो आप लिखते हो आर बी माइनस R1, तो R12 होगा तो वो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1. तो अगर उसको और इलेबोरेट करके आप लिखोगे R12 को तो वो कैसे लिखाएगा, R2 माइनस R1. और क्योंकि वो क्यूब है यानी कि मैग्नीट्यूड का क्यूब है, तो इसलिए मैंने यहाँ मॉड लगाया है उसका क्यूब. और यहाँ पे क्या है, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, तो यू कैन डायरेक्टली राइट R2 माइनस R1, आपको उसमें मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो F21 इज़ नाउ
written as q1 q2 upon 4 pi epsilon naught r2 minus r1 upon r2 minus r1 का whole cube. This is vector representation of Coulomb's law. Similarly f12 क्या हो जाएगा, q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे r2 था ऊपर माइनस r1, यहाँ क्या हो जाएगा r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाई r1 माइनस r2 का क्यूब. ठीक है, तो ये केस तो तब के लिए है कि जब दोनों चार्जेस क्या है, सेम साइन के, लेकिन दोनों चार्जेस अपोजिट साइन के हो जाएंगे तो ये वाला जो टर्म है वो इधर आ जाएगा और ये वाला जो टर्म है वो किस में चल जाएगा, इसमें. क्योंकि हमने पिछली बार ही देखा था कि अगर दोनों चार्जेस जो हैं अपोजिट साइन के हैं तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और अट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों पोजीशंस चेंज हो जाएंगे. तो फिर लास्ट में हमको पता चलता है कि f12 इज इक्वल्स टू माइनस f21 विच इज़ नथिंग बट न्यूटन्स थर्ड लॉ. नाउ कमिंग टू द वेरी इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, हर जगह काम आएगा, द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल. ये नाम अब आप बार बार अब सुनते रहेंगे क्लास 12th में फिजिक्स पढ़ने के बाद. व्हाट इज़ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल? स्टेटमेंट पढ़ते हैं. स्टेटमेंट सेज दैट द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस exerted on the given charge by all charges. यानी कि ये बोल रहा है कि एक चार्ज है ये, इसके आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं, ये सारे चार्जेस की वजह से इसके ऊपर मेरे को फोर्स निकालना है. आई वांट टू कैलकुलेट फोर्स ऑन दिस चार्ज बिकॉज ऑफ दिस ऑल दीज चार्जेस. तो व्हाट विल डू, तो इसके लिए जो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि हर एक चार्ज जितना जितना फोर्स लगा रहा है उसको कैलकुलेट कर लो और उसको ऐड कर दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि इस चार्ज के ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है. तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, यानी कि इसमें आपको कोई भी ज़्यादा खास दिमाग लगाना नहीं है. यहाँ पे हम एक सिस्टम कंसिडर किए हुए हैं, ये सिस्टम आपको दिख रहा है कि ये दिस इज़ द सिस्टम. यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया है क्यू नॉट. ठीक है, ये है हमारा टेस्ट चार्ज और मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है. यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है और ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, पर मैं ज़्यादा चार्जेस को मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर पाया हूँ. Q1 का पोजीशन वेक्टर पिछले केस के जैसे यहाँ पे R1 है, Q2 का R2 है, Q3 का R3 है और जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो है R0. ठीक है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस. तो सिंपल है, ये सारे चार्जेस पॉजिटिव है नेचर में, तो आप थोड़ा पहले एक एक चार्ज करके लेते हैं. दिस इज़ Q1 Q0 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में है. ठीक है, तो अब सबसे पहली बात कि Q0 के ऊपर Q1 जो फोर्स लगा रहा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है F01. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया इस तरह का नोटेशन, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1. सिमिलरली Q2 जो चार्ज लगाएगा वो क्या हो जाएगा, F02. Q3 जो चार्ज लगाएगा वो होगा F03. Q4 जो लगाएगा F04. उसी तरह से nth नंबर का जो चार्ज है वो जो फोर्स लगाएगा वो क्या हो जाएगा, F0n. तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग फोर्सेस और सबका डायरेक्शन आपको पता है. Q1 Q0 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो F01 है, तो उसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, Q1 से Q0 यानी कि R10. ध्यान रखिएगा R10 का R10 यानी कि चार्ज 1 से चार्ज 0 के Q0 की तरफ. ठीक है, Q2 जो चार्ज फोर्स लगाएगा उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R20. Q3 जो लगाएगा वो हो जाएगा R30. Qn जो लगाएगा वो क्या हो जाएगा, Rn0. तो इस तरह से फोर्सेस हो जाएंगे F01, F02, F03, F04 और उनका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R10, R20, R30 लाइक दैट. तो जो टोटल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, पहले चार्ज की वजह से जो फोर्स लगा वो होगा F01, दूसरे की वजह से जो लगेगा F02, तीसरे की वजह से F04 और जो nth नंबर ऑफ चार्ज है यानी कि कोई चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, F0n. तो ये सारे फोर्सेस जो हैं, इन सारे फोर्सेस को ऐड करने से हमको क्या पता चल जाएगा, हमें पता चलेगा कि Q0 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है. अब आप कुछ नहीं करना, आपको इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है. इन सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा तो उसको हमने बाहर लिख दिया है. अब F01 है तो क्या क्या चार्ज इन्वॉल्व है इसमें, 0 चार्ज और 1 चार्ज यानी कि Q0 और Q1. तो हम इसको लिखेंगे Q0 Q1 अपॉन R² होगा. लेकिन यहाँ पे R कहाँ से कहाँ है, R है फर्स्ट चार्ज से सेकेंड चार्ज की तरफ, यानी कि फर्स्ट चार्ज ये सेकेंड चार्ज Q0 यानी कि फर्स्ट चार्ज Q1 से लेके Q0. तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R10. ठीक है, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया है.
तो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम क्यू नॉट क्यू वन अपॉन r10 स्क्वायर r10 यूनिट वेक्टर, क्यू नॉट क्यू टू अपॉन r20 स्क्वायर r20 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली जो लास्ट आएगा आपका टर्म दैट विल बी क्यू नॉट क्यू एन अपॉन rn0, क्यों एन कोई भी नंबर है, यानी कि फर्स्ट चार्ज हुआ तो n1 होगा, सेकंड होगा तो 2, थर्ड होगा तो 3, फोर्थ होगा तो 4, इस तरह से, ठीक है। और उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा rn0। इज दैट क्लियर? इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल फोर्स है इस सबको मैं सम करके लिखूँगा, तो सारा समेशन लगाना पड़ेगा मुझे सबको। अगर मैं सम करके लिखूँगा, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है समेशन लगाना, और जनरलाइज करूँगा, दिस इज़ द जनरलाइज फॉर्म। अब आप देखो कि यहाँ पे सब में क्यू नॉट है, यानी कि क्यू नॉट तो जैसे का तैसा लिखाएगा, लेकिन ये जो Q1 है Q2 है, यानी कि यहाँ पे नंबर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो 1 2 3 ये भी कंटिन्यूएशन में है, तो अगर उसकी जगह मैं I लिख दूँ तो कोई बुराई नहीं है, क्यों? क्योंकि I जो है कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो नंबर कहाँ से कहाँ होगा, तो I का वैल्यू होगा 1 से लेके n, क्योंकि I ज़ीरो तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपके पास ज़ीरो नंबर का चार्ज क्या है, Q नॉट है, आपने उसको नाम दिया है Q नॉट। तो I का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, I का वैल्यू वेरी करेगा 1 से लेके n तक। तो उसी तरह से जब आपने Q1 2 3 n तक का वैल्यू को I लिखा है, QI लिखा है, उसी तरह से आप R वाले केस में देखो, पोजीशन वेक्टर के केस में R10 R20 R30 Rn0, यानी कि ज़ीरो सब में है, तो हमने यहाँ ज़ीरो तो पहले से लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब बाकी क्या चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n, यानी कि हम उसको भी क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ वाला I और ये वाला I, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, आप देख रहे हो कि सेम है, तो इसके लिए मैं सेम नोटेशंस यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस expression will take the form 1/4 pi epsilon naught summation over I is equals to 1 to n q naught qi upon ri0 स्क्वायर ri0 कैप। इसके बाद क्या किया मैंने, इसके बाद मैंने कुछ खास काम नहीं किया है, q नॉट क्योंकि कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर लिख दिया है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा f इज इक्वल्स टू एफ नॉट यानी कि द टोटल फोर्स ऑन चार्ज q नॉट, एफ नॉट इज इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ओवर आई इज इक्वल्स टू 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई ज़ीरो होगा क्यू, एंड द पोजीशन वेक्टर इज आर आई ज़ीरो। और उसके बाद मैंने क्या किया है, यही पोजीशन वेक्टर को उसके नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया, यानी कि आर आई ज़ीरो आर ए बी इज इक्वल्स टू आर बी माइनस आर ए, तो आर आई ज़ीरो क्या हो जाएगा, आर ज़ीरो माइनस आर आई। सो दिस इज़ द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अगर आपको किसी भी फोर्स के ऊपर किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना है तो आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज ड्यू टू वेरियस नंबर ऑफ चार्जेस। Now the important thing is what are the applications of superposition principle। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो सबसे पहले तो यहीं आपको दिख रहा है नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। नेट फोर्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आगे जाके आपको पता चलेगा कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फील्ड इसके बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन है। तो जब फोर्स कैलकुलेट कर पाओगे तो फील्ड कैलकुलेट कर पाओगे, फील्ड कैलकुलेट कर पाओगे तो फिर नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर पाओगे, एंड नेट पोटेंशियल एनर्जी या नेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, सॉरी इट इज़ नॉट पोटेंशियल एनर्जी, नेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसका यूज़ जिसका कैलकुलेशन आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करके कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भले ही आपके सिलेबस में बहुत कम सेक्शन में दिया है या बहुत छोटा सा दिया है, लेकिन इसका रेलेवेंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक्चुअली क्या है, कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो विल स्टार्ट अगेन विथ आवर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज, दैट चार्ज इज़ क्वांटाइज। सबको पता है चार्ज जो है क्वांटाइज है, उसको हम क्वांटिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज़ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस चार्जेस इज सेड टू बी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर जैसे ये जो बना हुआ है बॉक्स, इसमें अगर चार्जेस जो हैं एकदम आसपास होंगे इस तरह से, इफ़ द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस आर वेरी लेस, तो इसको कहा जाएगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या इसके कोई टाइप्स होते हैं, हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके टाइप्स होते हैं, उसके टाइप्स तीन हैं। वन इज़ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
another one is surface charge distribution, and the third one is वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हम इसलिए कंसिडर करते हैं बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट टोटल चार्ज। हमारा बेसिक एम क्या है कि हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं। और क्यों कैलकुलेट करना चाहते हैं? क्योंकि किसी एक चार्ज के ऊपर आपको फोर्स निकालना रहता है बिकॉज ऑफ वेरियस नंबर ऑफ चार्जेस। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि वो जो वेरियस नंबर ऑफ चार्जेस हैं ये टोटल हैं कितने। क्योंकि एक चार्ज तो आपको बता दिया गया है, लेकिन जो दूसरा चार्ज है उसका क्वांटिटी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस क्वांटिटी को जाने बिना हमारा काम नहीं होगा। इसीलिए ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो द फर्स्ट काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई लैम्डा। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलॉन्ग अ सिंगल लाइन, यानी कि एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर क्यों? क्योंकि लेंथ वाइज है, ठीक है। और क्योंकि लेंथ वाइज है तो एक ही डायमेंशन इन्वॉल्व है, या तो एक्स, या तो वाई, या तो जेड। इसीलिए लेंथ वाइज, क्योंकि लेंथ एक्स डायरेक्शन में ही हो सकता है, लेंथ वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेंथ जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो ये इसीलिए इसको कहा जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल अ स्ट्रेट लाइन और द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आप देख रहे हो कि ये एक लाइन है, इसमें जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो क्या होंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं? लेट अस कंसिडर दैट देयर इज़ अ वायर, ठीक है। ये एक वायर है, इसका ओवरऑल लेंथ होगा कैपिटल एल या स्मॉल एल, जो आप मानना चाहो। अब हो सकता है कि ये वायर का लेंथ बहुत ज़्यादा हो, या फिर हो सकता है वायर का लेंथ बहुत कम हो। तो हम क्या करेंगे? हमें अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम हर एक चार्ज को तो गिन नहीं सकते। हम क्या करेंगे? विल कंसिडर एन स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट ऑफ दिस लेंथ, यानी कि इस वायर का एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर करेंगे DL। और मैं ये मान के चलूँगा कि इस DL में जो टोटल नंबर ऑफ़ चार्ज है वो क्या है? DQ। स्मॉल पार्ट में चार्जेस कितने हैं? स्मॉल है। तो DL पार्ट में टोटल चार्ज कितना है? DQ। और मुझे एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना रहेगा इस चार्ज, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस वायर की वजह से कितना फोर्स लगेगा, यानी कि इस वायर में प्रेजेंट चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो इसीलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस वायर में टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस कितने हैं ये पता चले। तो ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज, और इट कैन ऑल्सो बी सेड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो डेंसिटी सबको पता होता है, आम तौर पे डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन वो जब हम मैटर की बात करते हैं, नेट कंटेंट की बात करते हैं, तब हम बोलते हैं कि इट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम। तो ठीक उसी तरह से अब वॉल्यूम बोला, यानी कि क्या है उसमें? 3 डायमेंशंस इन्वॉल्व है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये इन्वॉल्व है। अब क्योंकि वॉल्यूम है तो 3 डायमेंशन हो गई। लेकिन अगर लेंथ रहे सिर्फ, यानी कि सिर्फ लेंथ रहे या फिर सिर्फ एरिया रहे, तब ये जो डेंसिटी है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो किसी भी चीज़ का डेंसिटी, जैसे अगर पार्टिकल डेंसिटी है या चार्ज डेंसिटी है, उसको अगर मेरे को डिफाइन करना है तो पार्टिकल डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल या चार्ज डिवाइडेड बाई आइदर लेंथ। अगर 1 डायमेंशनल है तो लेंथ, 2 डायमेंशनल है तो एरिया, 3 डायमेंशनल है तो वॉल्यूम है। तो टोटल नंबर ऑफ दैट क्वांटिटी, अगर पार्टिकल है तो टोटल पार्टिकल, चार्ज है तो टोटल चार्ज, और जनरल डेंसिटी बोलेंगे तो क्या होगा? टोटल मास अपॉन लेंथ, टोटल मास अपॉन एरिया, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, या टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन एरिया, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम, या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय लेंथ बाय एरिया बाय वॉल्यूम। ये सब क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा पार्टिकल डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो लिखा है मैंने, दिस लैम्डा, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो लैम्डा है ये रिप्रेजेंट करता है चार्ज डेंसिटी को। अब चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? सिंपल, जो मैंने आपको बताया, चार्ज अपॉन लेंथ। तो मैंने DQ/DL क्यों लिया है? क्योंकि मैंने तो कंसिडर ही छोटा सा लेंथ किया हुआ है यहाँ पे। तो DL लेंथ में DQ चार्ज क्या बताएगा मुझे? चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज डेंसिटी कितना होगा? DQ/DL। एंड यूनिट ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या एक्चुअली अब इसको सीधा सीधा बोलना चाहिए चार्ज डेंसिटी। इस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? ऊपर चार्ज है, नीचे लेंथ है, तो कूलम पर मीटर। अब मैं जो बार बार आपको बात बोल रहा हूँ कि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वी वांट टू कैलकुलेट टोटल चार्ज। तो आप लोगों ने छोटी पिछले 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी टोटल क्वांटिटी अगर निकालना है तो उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। क्योंकि ये लेंथ बहुत ज़्यादा है तो मैं सबका सम नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा? इंटीग्रेट करूँगा। तो DQ का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ इसका लिमिट्स लगा के,
तो लिमिट्स लगाने के बाद डी क्यू के इंटीग्रेशन से मुझे क्या पता चलेगा, टोटल चार्ज। और आप यहाँ से डी क्यू का वैल्यू निकालो, डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा इंटू डी एल। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल लैम्डा इंटू डी एल। थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए उसी चीज़ को, यानी कि फोर्स ऑन क्यू नॉट बाई द चार्जेस ऑन दिस लेंथ। अगर ये कैलकुलेट करें तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पता होना चाहिए। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा क्यू नॉट इंटू डी क्यू, मैंने स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट लेके चला है, अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर और ये आर कैप। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सही तरीके से अगर लिखा जाए तो क्या होगा, क्यू नॉट अपॉन 4πε0, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो बच रहा क्या है, बच रहा है इंटीग्रल डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब आर स्क्वायर तो यहाँ लिख दिया, अब आप देखो डी क्यू के जगह क्या लिखा है, लैम्डा डी एल लिखा हुआ है। और इंटीग्रेशन क्यों लगाया, जस्ट मैंने आपको बताया कि सब चीज़, ये जितने भी चार्जेस हैं, आप इस, ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते, यानी समेशन नहीं लगा सकते। तो हमको अगर उसको ऐड करना है, समेशन लगा के ऐड नहीं कर सकते। तो अगर हमको उसको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। इस वजह से ये इंटीग्रेशन का साइन लगा है, और डी क्यू की जगह क्या लिखा है, लैम्डा डी एल, जो मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया है। ठीक है, और ये जो एल लिखा है ये क्या है, इंटीग्रेशन का लिमिट है। तो इस तरह से आपने क्या किया, टोटल चार्ज कैलकुलेट किया थ्रू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ना कमिंग टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी उससे कुछ अलग नहीं है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, लेंथ था, यहाँ पे क्या है, सरफेस है, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या किया है, एक सरफेस बनाया है, स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर किया है, और इसमें मैंने यहाँ पे है ये टेस्ट चार्ज, और इस सरफेस में जितने चार्जेस हैं उसकी वजह से इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है ये कैलकुलेट करना है मुझे। कितना फोर्स लग रहा है उसके लिए क्या चाहिए कि इस सरफेस में कितने चार्जेस हैं। तो मैंने क्या किया, स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर किया, उसमें मान लिया कि डी क्यू चार्ज प्रेजेंट है। फिर क्या, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस, और डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू डी एस। सब्सटीट्यूशन करना है, सब्सटीट्यूशन करने से क्या होगा, देखो इसी के जैसा आपको दिखाई देगा, क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटीग्रल। अब क्योंकि वहाँ पे लेंथ था इसलिए एल, यहाँ पे सरफेस है इसलिए सरफेस का लिमिट लगेगा, तो यहाँ पे सरफेस का लिमिट लगा है, और डी क्यू की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस। तो आप देखो यहाँ पे लिखा है सिग्मा इंटू डी एस, डी एस मैंने बाद में लिख दिया, ये दोनों एक साथ ही हैं। ठीक है, सिग्मा इंटू डी एस। तो बच रहा क्या है नीचे आर स्क्वायर, और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, आर कैप। एंड सिमिलर इज़ द केस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज में डी क्यू बाई डी वी, हमने एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर किया, ये इस वॉल्यूम के आसपास या इस वॉल्यूम में कितने चार्जेस हैं उसकी वजह से क्यू नॉट पे जो फोर्स है वो निकालना है। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास जो नोटेशन है वो है रो, रो इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी वी, और डी क्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, क्यू इंटू डी वी, और टोटल क्यू निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटीग्रल सिग्मा डी वी, सॉरी रो डी वी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर कैप। और तीनों ही केसेस में आप देखें, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डेंसिटी क्या था, कूलम पर मीटर, सरफेस चार्ज में कूलम पर मीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम चार्ज में कूलम पर मीटर क्यूब। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक हमने ये देखा कि हाउ कूलम्स लॉ कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेक्टर फॉर्म, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या ये भी हमने देखा, एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया। अब ये तीनों जो टॉपिक्स थे ये हमारे लिए खासा इम्पोर्टेंट थे। सो let us terminate this class here only, and we'll discuss electric field in our next class. Till then, take care. Thank you.